everyone, welcome back to my YouTube channel Study Society. So today I'm going to start with Geography Chapter 4. Chapters को मैं ऑर्डर में नहीं बना रही हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम चला गया है, मतलब कि अब फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर अधिकतर स्कूलों में ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरे स्कूल में सिर्फ 2 चैप्टर्स ख़त्म हुए हैं, तो मैं 3 चैप्टर बनाऊँगी चैप्टर 4 के बाद, या फिर मैं इसके बाद 5 बनाऊँगी तब 3 बनाऊँगी। सो हाफ ईयरली तक के लिए मैं 5 चैप्टर्स तक बनाऊँगी। सो उसमें मैं सबसे पहले 4 चैप्टर भी बनाऊँगी, 4th के बाद आएगा 5, 5th के बाद आएगा 3rd। और अगर आप लोग को चाहिए होगा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 तो कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा। आई विल मेक श्योर दैट आई विल गॉट दैट। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ जियोग्राफी क्लास 7। सो उसका नाम है एयर। तो एयर मेनली हम लोग को छोटे से पता है, एयर जो सांस हम लोग लेते हैं, एयर इज़ एवरीवेयर। साइंस में पढ़ा है हम लोगों ने 5th में 6th में। सो ये सब चीज़ें एयर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादा एकदम डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. सो ये तो हम लोगों ने 6th में ही पढ़ा था, है ना। 6th के जियोग्राफी के चैप्टर में मेजर डोमेन्स ऑफ दी अर्थ में पढ़ा था ना एटमॉस्फेयर के बारे में, कि अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज एंड थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो आते हैं फिर वो सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। नाउ ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ, जितने भी लिविंग बींग्स हैं ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ में, तो उसमें सब कोई एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, अपने जीने के लिए। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सन रेज। सो यूवी रेज आपने सुना ही होगा, जो हार्मफुल होते हैं रेज, वो हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और वो कौन से फॉर्म में प्रोटेक्ट करता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो मेनली वो हम लोग को हवा प्रोवाइड करता है जो हम लोग सांस लेते हैं। सो एटमॉस्फेयर वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी शुड बी बेक्ड अलाइव by the heat of the sun during the day and get frozen during the night। तो इसमें ये बताया गया कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन के टाइम में हम लोग आग से जितना नहीं रह पाते, क्योंकि सूर्य में इतनी आग है कि हम लोग इतना दूर होके भी हम लोग को बहुत गर्मी लगती है। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोग तो पक जाते उससे, ठीक है। और अगर और रात में क्या होता है, रात में हम लोग जम जाते हैं, क्योंकि हम लोग का जब अर्थ घूमता है तो हम लोग का जो भी आप पार्ट में रह रहे हो वो पीछे चला जाता है, और पीछे में सन का रेज नहीं आता है, पीछे में हो जाता है ठंडा। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो वहाँ के लोग सारे क्या हो जाएंगे, फ्रोज हो जाएंगे, पे पूरा जगह फ्रोज हो जाएगा, ठीक है। सो it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable। तो ये मास ऑफ एयर है, इसके वजह से टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लिवेबल है, ठीक है। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के पढ़ने के पहले हम लोग ये डू यू नो पढ़ेंगे, ठीक है। तो डू यू नो के में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो एक मिनट, yes, carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiation from the earth. This is therefore called greenhouse। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो
जो मतलब कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तब वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बनता है। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब जो ट्रैप, वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है, रेडिएट करता है फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, कहाँ से, सन से, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस। ओके, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है या फिर कोई क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आ सकता है कि ग्रीन हाउस क्या होता है, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ बस क्या क्या तुमने पढ़ा नहीं, हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या फिर गैस हम लोग के अर्थ में नहीं रहता तो हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है अर्थ में और हम लोग लिवेबल नहीं हो पाते, ठीक है ना। हाउ एवर व्हेन इट्स लेवल in the atmosphere increases due to the factory smoke of car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth and this is called global warming. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हम लोग ने पढ़ा है 6th में। क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है पूरे उस अराउंड एरिया में, ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि जब व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, इट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक के वजह से, और कार फ्यूम्स में जो आता है स्मोक, उससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो इससे क्या होता है कि द हीट रिटेन्ड, जो हम लोग का हीट आता है सन से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ओके, इसमें दो चीज़ आ गई, एक ग्रीन हाउस गैस वाला और एक ग्लोबल वार्मिंग वाला। देखते हैं और भी है क्या कुछ। ओके, सो दिस राइज इन टेम्परेचर causes the snow in coldest part of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of the place, leading to extinction of some plants or animals in the long run. तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो राइज ऑफ टेम्परेचर जो होता है ना, द राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स। तो वो जैसे मैंने बोला कि जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होता है कि हम लोग का हीट का जो रिटेनिंग अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। तो इसमें क्या बता रहा है कि जहाँ पे कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वहाँ पे स्नो मेल्ट होने लगता है। और आप तो जानते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं स्नो के, एंड अगर वो जब मेल्ट हो तो वो एरिया में तो बहुत बड़ा कॉज करेगा, है ना। एंड एज अ रिज़ल्ट द सी लेवल राइजेज़, और इसके वजह से सी लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो आइस है वो मेल्ट हो जाता है, तो मेल्ट होकर क्या बनेगा, पानी बनेगा ना, और पानी से क्या बनेगा, सी। सो इसकी वजह से सी का लेवल बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि फ्लड का चांसेस होते हैं आने के, ठीक है, कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज़। तो आप समझ रहे हैं कि अगर वहाँ से ठंडी जहाँ पे कोल्डेस्ट प्लेसेस हैं वर्ल्ड के, वहाँ का अगर आइस मेल्ट हो और मेल्ट हो के सी में बदल जाए और उससे अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सी लेवल जो है वो बढ़ जाए, उससे फ्लड्स हो सकते हैं कोस्टल एरियाज़ में। तो ये कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है वहाँ पे भी, कोल्डेस्ट पार्ट्स में भी और कोस्टल पार्ट्स में भी, तो इसको समझिएगा ना। वो जो causing floods in coastal areas, there may be drastic changes, इसमें ज़्यादा भी changes हो सकते हैं in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run। तो इसके वजह से काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं एंड इससे हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। ड्रास्टिक मतलब कह सकते हैं कि बहुत
अच्छा नहीं होता हम लोग के एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। सो मैं वो बता रही थी ड्रास्टिक चेंजेस के बारे में। तो ड्रास्टिक चेंजेस का मतलब होता है अनइवन चेंजेस, ठीक है। अनइवन चेंजेस का मतलब जो होने का अनहोनी चीज़, ओके। अब इससे क्या क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या हो जाता है, इंस्टिक्ट हो जाता है, ठीक है, इन द लॉन्ग रन, ओके। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम लोग को टाइम इसीलिए लग रहा है इस वीडियो में क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके पढ़ा रही हूँ, तो मे बी ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी थोड़ा छोटा करने के लिए। अभी तो हम लोग का एक पेज भी नहीं हुआ है। सो देखते कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इस पार्ट में कवर कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा पार्ट हो जाएगा तो मुझे एडिटिंग में भी टाइम लगेगी। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विथ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो क्या आपको पता है कि आप जो एयर को लेते हो वो काफ़ी सारे गैसेस के साथ मिक्स होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप हाईलाइट या अंडरलाइन कर लीजिएगा क्वांटिटीज़ तक। अब मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ पहले, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओके। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, दो मेन गैसेस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। और भी जो अलग इतने नहीं है, और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, अगर वो सिर्फ एक परसेंट है, ठीक है, 1%। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में। नाइट्रोजन आई थिंक 78% है, ऑक्सीजन का आई एम नॉट कन्फर्म, देखते हैं हाँ आता है कि नहीं, ठीक है। सो ये इसीलिए मैंने अंडरलाइन करवाया क्योंकि ये थोड़ा मेन था, ठीक है। तो आप इसको आप अगर अंडरलाइन करना चाहो तो आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। इस गैसेस के अलावा भी कुछ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द पाई चार्ट, यहाँ पे तो आपको पाई चार्ट दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स नहीं, द पाई चार्ट गिव्स यू अ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, तो आर्गन है 0.93%, और अदर गैसेस जो बाकी गैसेस हैं वो 0.04%। तो वाह, मैंने तो देखा ही नहीं यहीं पे, मैं तो अपना ही सोच रही थी नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 21%। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, और बाकी वो सब चीज़ नहीं आने वाले हैं। बाकी सब चीज़ के लिए अगर आएंगे भी तो 1% लिख दीजिएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है, एक मिनट, नाइट्रोजन से लेके एयर तक, ओके, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ओके। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ये सबसे ज़्यादा है एयर में, आप देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा है ना, इतना सारा है, ये इतना सारा गैस है, और ऑक्सीजन तो बस इतना ही है, और नाइट्रोजन क्या है, पूरा भरा हुआ है, तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है, ठीक है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs। जब हम लोग सांस लेते हैं तब हमको पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन को भी लेते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, उसका कोई काम ही नहीं होता हमारे बॉडी में। वो क्या होता है कि हम लोग के लंग्स में जाता है और वापस आ जाता है, उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बस ऑक्सीजन हमारा काम करता है, हमारे ब्रीथिंग के लिए वो रहता है, बाकी नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। Nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survival. तो हम लोग के लिए तो नाइट्रोजन कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है, और वो तो ऐसे, और वो अपने सर्वाइवल के लिए उनको चाहिए। जैसे आपको पता है कि प्लांट्स भी लिविंग बींग्स होते हैं,
तो उनको भी अपने सर्वाइवल के लिए ये चाहिए होता है। तो दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, तो वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, जैसे हम लोग सांस और डायरेक्टली ले सकते हैं अपने नोज़ से, लेकिन वो लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट द प्लांट्स कैन यूज़ इट। तो नाइट्रोजन एक्चुअली ऐसे फॉर्म में रहता है कि वो प्लांट्स नहीं ले सकते हैं। तो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया कुछ प्रेजेंट होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं प्लांट को नाइट्रोजन लेने के लिए। एंड वो बैक्टीरिया जैसे वो या फिर रूट्स में होते हैं या फिर सॉइल में होते हैं, वो बेसिकली नाइट्रोजन को लेके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देते हैं प्लांट्स को ताकि वो उसको ले सकें। ठीक है। नाउ ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन जो है वो दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस इन द एयर। ठीक है। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑक्सीजन से यहाँ से लेके ऑक्सीजन को यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। बाकी ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। तो ह्यूमन्स और एनिमल्स को कैसे लेते हैं ऑक्सीजन? ब्रीथिंग करके वो ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम द एयर। Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets disturbed. तो क्या होता है कि हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो हम लोग को याद हो गया होगा, है ना। और एग्ज़ाम में आएगा तो हम यूँ लिख देंगे, यूँ, है ना। सो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, प्लांट इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, एंड क्या वो देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जो हम लोग लेते हैं। तो ऑक्सीजन वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, एंड इसी वजह से हम लोग का जो एयर का कंटेंट है वो हम लोग का चलते रहता है। ठीक है। एंड अगर जैसे ट्रीज कट होते रहते हैं उससे ये बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है। सो यू शुड प्रिवेंट कटिंग ट्रीज। और जो भी करता है जो भी लोग कट करते हैं उनको भी बोलना चाहिए कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड उसको कट नहीं और बनाना है। ठीक है। जैसे अगर आपको नहीं भी पसंद है ट्रीज़, लेकिन ट्रीज़ तो ऐसा चीज़ नहीं जो आपको पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो एक वीक में कम से कम एक प्लांट को प्लांट कीजिए एंड उसका हर दिन केयर कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए केयर करता है, एंड वी शुड नीड टू केयर फॉर देम ऑल्सो। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतना हम लोग पढ़ेंगे यहाँ तक, क्लाइमेट तक, एंड वो साइड वाला पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे इस पार्ट के लिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में और पढ़ेंगे। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से लेके इम्पॉर्टेंट गैस तक। ठीक है। नाउ ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जैसे मैंने बताया। ह्यूमन्स एंड और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी हमें पता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सेम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। तो हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतना ही प्लांट्स को चाहिए होता है, एंड इसी वजह से परफेक्ट बैलेंस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है। However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. और ये बैलेंस नाराज़ हो जाता है जब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स या फिर कोल या फिर ऑयल ऐसे जब बर्न होता है, तब ये प्रॉब्लम होता है ये चीज़ करने में। ठीक है। तो दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो इससे काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, तो इसीलिए ये बैलेंस अपसेट हो जाता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हम लोग के अर्थ में काफ़ी चेंजेस इफेक्ट
पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग डू यू नो पढ़ेंगे। When air is heated it expands, become lighter and goes up। जब हम लोग एयर को हीट करते हैं ना तब वो बहुत एक्सपैंड हो जाता है, लाइट हो जाता है और ऊपर जाने लगता है। और कोल्ड एयर इज़ डेंसर देन द एंड हैवी। तो कोल्ड एयर जो होता है वो हमेशा भारी रहता है एंड हैवी रहता है। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक्स डाउन। तो जैसे हम लोग को हॉट एयर जब हीट होता है, एयर हीट होता है तब ना एयर ऊपर जाने लगता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ये है, जैसे अगर आपने कभी देखा होगा वाटर को बॉईल होते समय तो वो ऊपर, उसका वेपर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है और नीचे अमाउंट खाली हो जाता है, तो इसमें भर जाते हैं कोल्ड एयर, क्योंकि वो हमेशा भारी और डेंसर रहते हैं, ठीक है। Now when hot air rises, cold air from the surrounding area rushes there to fill the gap, जैसे मैंने बताया, दैट इज़ हाउ द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। तो ये एयर सर्कुलेशन है जो इसी तरह वो टेक प्लेस होता है। सो आज पार्ट के लिए इतना ही, 21 मिनट हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।